The next chapter is about electrochemistry, and the name of the chapter itself speaks out that it is related to electricity and chemistry. So it is basically the chemistry, that chemical reactions that takes place by the passage of current, and inversely it can be a chemical reaction that is producing current. So in both ways, it can be taken as electrochemistry, can be a branch of chemistry in which we use current to carry out reaction, and that reaction will obviously a redox reaction, or inversely, a redox reaction takes place on its own spontaneously and it produces a current. One way you have studied both of these things, have you have studied in O levels as well. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपने ओ लेवल्स में भी स्टडी किया हुआ है. वन एस्पेक्ट जिसमें हम बात कर रहे थे कि जी यू पास करंट यूजिंग अ बैटरी एंड यू कैरी आउट अ रिएक्शन. That process was called electrolysis. You pass current and you decompose a compound, organic compound, into its elements. तो वो प्रोसेस जो था उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे. Such reactions do not take place at their own, and they need electricity to start a reaction. So basically what electricity is doing is to provide the activation energy, and as soon as you withdraw the activation energy, as soon as you cut off the current, the reaction will stop. But inversely, the other way around, you have studied about electrochemical cells. आपने ओ लेवल में भी स्टडी किया था. आपके सामने बैटरी सेल्स हैं, आपके मोबाइल की बैटरीज हैं, लैपटॉप्स की बैटरीज हैं. ठीक है, तो ये जो बैटरीज होती हैं, दे कार बैटरी भी आपके पास गाड़ी में होती है, तो ये बैटरी क्या कर रही होती है, ये आपको करंट जनरेट करके दे रही होती है. इसमें आप करंट यूज नहीं कर रहे होते, बैटरी के अंदर करंट जनरेट हो रहा होता है, एंड दैट करंट इज बीइंग जनरेटेड बाय अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. एक खुद ब खुद होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन से करंट जनरेट होता है. वैसे किसी को पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? What is current? When I'm saying current is used or current is produced, what is the meaning of current? Current is in physics and in chemistry and all across sciences. Current is the flow of electrons basically, but in chemistry we also take it as flow of ions, flow of charged particles. शायद फिजिक्स में भी आपने एक पढ़ा हुआ होगा वो कन्वेंशनल करंट जिसमें फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होता है. हमने केमिस्ट्री में कन्वेंशनल करंट का कोई जिक्र नहीं करना. हमने सिर्फ करंट को स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ आयंस. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कहते हैं. इसी तरह अगर सोल्यूशन में आयंस अगर फ्लो कर रहे हैं तो फिर करंट उसमें से गुजर रहा है. अगर आयंस फ्लो नहीं कर सकते तो करंट नहीं गुजर रहा. सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना करंट है. अब करंट गुजार के आप खुद बैटरी यूज करें और उसको एक सिस्टम से गुजारें. दैट सिस्टम कैन बी अ मोल्टन आयनिक कंपाउंड और एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, एंड व्हेन यू पास करंट थ्रू इट, तो आप वो रिएक्शन करवा रहे हैं जो खुद ब खुद नहीं हो सकता था. उसके अंदर आप उस आयनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर लेते हो. जैसे NaCl मोल्टन से करंट पास करोगे तो वो सोडियम और क्लोरीन में डिकम्पोज कर जाएगा. ऐसे ही अगर आप लेड क्लोराइड से करंट पास करोगे मोल्टन स्टेट में, तो वो लेड और क्लोरीन में डिकम्पोज कर जाएगा. तो लेकिन अगर आप मोल्टन स्टेट में से करंट पास नहीं करोगे, वो डिकम्पोज नहीं करेगा इनटू लेड एंड क्लोरीन एलिमेंट्स. तो बेसिकली यू प्रोवाइड एनर्जी, and this can be taken as an endothermic process. It needs energy in the form of current to carry out the reaction. And the other way around was we will also study more in detail electrolysis. तो बहुत थोड़ा सा है chapter के अंदर, it's just 15% or 20% approximately of electrolysis. Remaining 80% to 85% is electrochemical cells. Electrochemical cells क्या होते हैं? वो करंट खुद बनाते हैं और हम उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, आयंस फ्लो करते हैं, और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है. और उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम यूज़ करते हैं टू रन योर मोबाइल फ़ोन,
to keep the clock ticking or to run your toys, anything like that. वो भी आप उसको गाड़ी को स्टार्ट करना है तो गाड़ी में बैटरी नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, स्टार्ट होगी तो फिर इंजन चलेगा और फिर आगे काम होगा। तो यू नीड करंट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द बैटरी। तो हम दोनों तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो पहला पार्ट जो है हमारे इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है ये लिखा भी हुआ है आपके सामने। इट इज अ डीकम्पोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बेसिकली इनटू इट्स एलिमेंट्स बाय द पैसेज ऑफ करंट। तो और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आप एक सोल्यूशन से या एक मोल्टन आयनिक कंपाउंड से जब करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो डिकम्पोज कर जाता है इनटू इट्स एलिमेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। So electro and lysis. Electro means electron current and lysis mean to split, to break down. So electrolysis में you break down an ionic compound, either it's molten or in aqueous solution, and it changes into its elements. इलेक्ट्रोलिसिस का जो इस्तेमाल है वो आपने, मैंने जैसे भी कहा, सोडियम क्लोराइड से सोडियम भी एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोरीन भी एक्सट्रैक्ट हो गया, ऐसे ही लेड क्लोराइड से लेड एक्सट्रैक्ट हो गया। तो एक प्रोसेस जो है इसका फायदा टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब कॉपर है, कॉपर सल्फाइड है आपके पास, और आप उसको, या कॉपर सल्फेट है, एक्वस है, ले लें और उसमें से करंट पास करें तो आपको कैथोड पे कॉपर मिल जाएगा। यू कैन एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट और एनी अदर कंपाउंड ऑफ कॉपर, कॉपर क्लोराइड से भी कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस, नंबर टू यूज इज टू प्रोड्यूस यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स सच एज क्लोरीन गैस। ठीक है, इसके लिए आप ब्रोमीन गैस भी निकाल सकते हैं, आप ऑक्सीजन गैस भी निकाल सकते हो। ठीक है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करो तो उससे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। और इसका एक और फायदा है कि टू प्योरीफाई मेटल्स, आपने ओ लेवल में कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक प्योरीफिकेशन पढ़ी थी, उसमें कॉपर को प्योरीफाई करते हैं। इम्प्योर एनोड लेते थे, प्योर कैथोड लेते थे प्योर कॉपर का, और एनोड से कॉपर आयंस उतरते थे और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते थे। तो ये डिपॉजिट हो जाना मेटल के लिए यूज किया जाता है, और गैस के लिए लिबरेटेड का वर्ड यूज किया जाता है या प्रोड्यूस का वर्ड यूज किया जाता है। मेटल चूंकि सॉलिड होता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है। तो कॉपर मेटल कैन बी प्योरीफाइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसका एक यूज जो है इलेक्ट्रोलिसिस का वो भी है, विच इज जस्ट लाइक योर प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। उसमें आप क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Electroplating is a very important and very useful method these days. तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो मेटल की आपके हाथ में आती हैं वो किसी प्योर मेटल की नहीं बनी हुई होती। यूजुअली वो आयरन या सिल्वर की बनी होती हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई होती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर देखें, आपके पास साइकिल होगी, बाईसाइकिल होगी या बाइक होगी, तो आप उसके रिम्स देखें जिसके ऊपर टायर लग चढ़ा होता है, या उसके हैंडल्स को देखें, तो वो शाइनी सिल्वरी नज़र आ रहे होते हैं, वो क्रोमियम प्लेटेड होते हैं। अंदर से वो आयरन के बने होते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर वो प्योर क्रोमियम के बनाए जाएं तो प्योर क्रोमियम इज वेरी सॉफ्ट एंड इट कैन नॉट विथस्टैंड अ स्मॉल collision और अ स्मॉल बम्प इन द रोड। तो अगर टायर का रिम जो है वो हम प्योर क्रोमियम का बना लेते तो देखने में वो भी शाइनी सिल्वी नजर आना था। लेकिन जैसे ही वो आप शॉप से मोटरसाइकिल लेके निकले या साइकिल लेके निकले और एक छोटे से भी खड्डे में लगे, वो टायर टेढ़ा हो जाता, वो टायर रिम टेढ़ा हो जाएगा तो साइकिल चलेगी नहीं। तो इसलिए वो बनाए जाते हैं आयरन के एलॉय के। ठीक है, स्टील जिसको हम कहते हैं, नॉट स्टेनलेस स्टील, अदर स्टील, सिलिकॉन स्टील और कार्बन स्टील मोस्टली। तो कार्बन स्टील के बनाकर उसको स्ट्रेंथ दे दी जाती है, उसका उसमें हार्डनेस आ जाती है, और वो खड्डे में लगने से रिम टेढ़ा नहीं होता। इस तरह हैंडल जो है वो इतना हार्ड हो जाता है कि अगर साइकिल या बाईसाइकिल मोटरसाइकिल गिर भी जाए तो वो रिम टेढ़ा नहीं होता, हैंडल टेढ़ा नहीं होता। तो इस तरह से आप उसको पहले स्ट्रेंथन मटेरियल से बना लेते हैं। लेकिन आपको पता है आयरन तो रस्ट भी करता है, देखने में भी डल ग्रे ब्लैक होता है। तो हम फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, और उस पर क्रोमियम प्लेट कर लेते हैं, और अंदर से वो होता आयरन का है लेकिन ऊपर से वो देखने में क्रोमियम लगता है। तो
inner core is all iron, and it is coated with a thin layer of chromium to give it a silvery shiny appearance and to protect it from rusting. तो इसका वो रस्ट भी नहीं करता, स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, चीपर भी हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है। ऐसे ही अब गोल्ड इज गोइंग अबव ऑलमोस्ट 0.1 मिलियन, तो 1 लाख से ऊपर इसकी कीमत चली गई हुई है। तो उसको अब इतना महंगा कौन खरीदेगा? उसकी जगह काफ़ी अरसे से ये ट्रेंड चल पड़ा हुआ है कि सिल्वर का या कॉपर की ज्वेलरी डिज़ाइन की जाती है और उसके ऊपर गोल्ड प्लेट कर लिया जाता है। तो गोल्ड प्लेटिंग करने से अंदर से कोर तो उसका जो है सिल्वर का है, सिल्वर इज़ वेरी चीप, 250-300 रुपए का तोला है। तो वो आप बना उसका आप जो है कोर बना लें अपनी, जो भी आपने ऑर्नामेंट बनाना है, रिंग बनानी है या जो भी उसका ज्वेलरी का चीज़ बनानी है, और उसके ऊपर आप गोल्ड प्लेट कर लें। अब वो पूरा गोल्ड नहीं है, सिर्फ गोल्ड प्लेटिंग है, उसके बाद उसकी कीमत में कुछ 100 से कुछ हज़ार में कीमत चली जाती है, 3, 4, 5 हज़ार में चली जाती है। जाहिर बात है गोल्ड प्लेट हुआ है तो गोल्ड लगा तो है उसके ऊपर, बट सारा गोल्ड तो नहीं है। कोर से तो वो जो है वो सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है। तो आप लेकिन देखने में वो गोल्ड नजर आएगा। हाँ, अगर आप उसको रफ यूज करोगे तो कुछ अरसे बाद जो गोल्ड प्लेट ऊपर हुआ होता है वो हाथों से करोड कर जाता है, हाथों से लग लग के तो वो फ्लेक ऑफ हो जाता है, उतर जाता है और अंदर से चांदी निकल आती है। और फिर वो जब झूठ बोला होगा तो भी पकड़ा भी जाएगा कि ये प्योर गोल्ड का है, वो प्योर गोल्ड का नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत इस्तेमाल हमारी लाइफ में आ गया हुआ है। तो कटलरी की पहले प्योर स्टेनलेस स्टील की बनती थी, प्योर स्टेनलेस स्टील इज मच 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 एक्सपेंसिव। अब हम क्या कर रहे हैं, आयरन के कटलरी बनाते हैं विच इज़ मच चीपर, और उसके ऊपर क्रोमियम प्लेट करके तो हम ऐसे बेचते हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील है। लेकिन 2-3 महीने खाना खाने के बाद पता लगता है चमचों से, छुरियों से वो क्रोमियम उतर जाता है थोड़ा थोड़ा और अंदर से आयरन निकलता है, उसको रस्ट लग जाता है। और रस्ट लगने का मतलब है कि वो स्टेनलेस स्टील नहीं है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एलॉयज डू नॉट रस्ट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ने बहुत तहलका मचाया हुआ है हमारी ज़िंदगी में, जैसे कि प्लास्टिक्स ने बहुत तहलका मचाया हुआ है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक यूज़ है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोर्स एक वेसल होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट में डिप हो जाते हैं रॉड्स मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और मेटल, और उन रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। उन इलेक्ट्रोड पे चार्ज उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप उसको बैटरी से ना कनेक्ट कर दें। इफ़ यू डिप अ कॉपर मेटल वायर और कॉपर मेटल शीट स्ट्रिप और ऑफ ग्रेफाइट मेड ऑफ ग्रेफाइट की अगर आप एक जो है वो बार या एक जो है वो स्ट्रिप उसकी डाल देते हैं सोल्यूशन के अंदर या मोल्टन के अंदर, तो हम उन्हें इलेक्ट्रोड तो कहेंगे, लेकिन अभी हम उन्हें कैथोड एनोड नहीं कह सकते। जैसे ही इलेक्ट्रोड को जब आप कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो कोई एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और कोई एक नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा वो खुद भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसको हम कैथोड कहेंगे। कैथोड कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। This is the electrode through which electrons come from the battery and come into the solution. तो ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो कैथोड पे आ जाते हैं। कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन्स फिर आयंस के साथ जो है सोल्यूशन में से निकलते हैं और फिर एनोड से वापस जाते हैं। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा। बैटरी के पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा वो एनोड होगा, और एनोड से इलेक्ट्रॉन्स वापस फिर बैटरी की तरफ चले जाते हैं। तो अगर हम फ्लो ऑफ चार्ज को देखें तो चार्ज जो है वो फ्लो करता है आपकी तस्वीर के हिसाब से, बैटरी का ये वाला साइड नेगेटिव है और दूसरी वाली साइड जो है ये पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑन टू द कैथोड। ठीक है जी, अब ये कैथोड है तो ये सारा नेगेटिवली चार्ज है। तो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले, सॉरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकले और कैथोड पर आ गए।
उधर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है उसको हम एनोड कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड पर आते हैं और एनोड से वापस बैटरी की तरफ जाते हैं। तो this is the flow of current. Current in electrolysis always flows from the negative terminal of the battery back towards the positive terminal of the battery. तो जब इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से निकलकर जिस रॉड पे आकर खड़े होते हैं उस रॉड को हम कैथोड कहते हैं, और दूसरी रॉड जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम एनोड कहते हैं। अब कैटाइन और एनाइन का तो आपको पता ही है, कैटाइन आर पॉजिटिव आयन एंड दे आर अट्रैक्टेड टू कैथोड। तो तस्वीर में जो आपको रेड कलर के नेगेटिव आयन नजर आ रहे हैं दे आर कैटाइंस, तो ये कैटाइंस हैं। और कैथोड का नाम कैथोड क्यों रखा गया है? बिकॉज दे अट्रैक्ट कैटाइंस। वेयर एज एनोड का नाम एनोड क्यों रखा गया है? क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिवली चार्ज है और वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव आयंस को। एनाइंस आर नेगेटिव आयंस, anions go to anode and cations which are positively charged ions they go to cathode। और जब वो इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच जाते हैं आयंस, तो फिर एक रूल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। रूल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये है कि व्हेन आयंस रीच द इलेक्ट्रोड दे गेट्स डिस्चार्ज्ड। आयंस ने इलेक्ट्रोड पे पहुंचकर डिस्चार्ज होना होता है। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? डिस्चार्ज मींस रिमूवल ऑफ चार्ज। तो जब आपके आयंस कैथोड पे पॉजिटिव आयन जाएगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव आयन जब एनोड पे पहुंचेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके चार्ज खत्म हो जाएंगे। अब वो चार्ज कैसे खत्म होते हैं हमने जो है वो पिछली ओ लेवल की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो कैथोड जो है वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है। सो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर जब कैथोड जो है वो पे कैटाइंस पहुंचते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जबकि एनोड पे जो नेगेटिव आयन पहुंचते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। तो कैथोड पे जब कैटाइंस पहुंचते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो इलेक्ट्रोलिसिस में रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड, वेयर एनोड पे जब नेगेटिव आयन पहुंचते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और वहां पर ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड and reduction occurs at cathode. This is always the rule for electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा ऐसे ही होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस को करोगे तो कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सोडियम वैसे भी रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत बिल्कुल ऊपर है, पोटाशियम सोडियम सेकंड नंबर पे आता है। तो ये जो ऊपर वाले आयंस होते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज में, वो यूजुअली एक्वा सॉल्यूशन में डिस्चार्ज नहीं होते। उनको अगर आप चाहते हो कि वो डिस्चार्ज हो तो आपको उन्हें मोल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड से अगर आप सोडियम बनाना चाहते हो तो आपको सोडियम मोल्टन स्टेट में लेना है। ऐसे ही पोटाशियम को भी मोल्टन स्टेट में उसका सॉल्ट लेना है। ठीक है। सो अब सोडियम क्लोराइड मोल्टन से जब करंट पास करोगे तो सोडियम आयंस पहले तो, जब भी आप करंट पास करने से पहले जब आप मोल्टन स्टेट में लाते हो या एक्वा सॉल्यूशन लाते हो तो एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ये आपने लैटिस एनर्जी में पढ़ा था, लैटिस एनर्जी की जगह लैटिस डिसोसिएशन। तो वो जब आप मेल्ट करते हो या पानी में डालते हो तो वो लैटिस जो है वो डिसोसिएट हो जाता है और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लैटिस एनर्जी की इक्वलेंट एब्जॉर्ब होती है और आयंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आयंस एक दूसरे से अलग होंगे तो आयंस फॉर्मेशन जो है इसे हम कहते हैं लैटिस डिसोसिएशन
या सिंपल डिसोसिएशन ऑफ द आयंस। आयन डिसोसिएट हो गए, सोडियम क्लोराइड से बन गया सोडियम आयन, क्लोराइड क्लोराइड जो है वो साथ बन गया नेगेटिव आयन। अब जब बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करोगे टू द रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट या प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, तो सोडियम आयंस विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिवली चार्ज रॉड, एंड जो आपकी एनोड है उसकी तरफ आपके नेगेटिव आयंस आते हैं। इस तरह सोडियम आयंस कैथोड पे पहुंच गए, क्लोराइड आयंस एनोड पे पहुंच गए, और ये डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज का मतलब है सोडियम आयन के ऊपर क्या चार्ज है, +1, उसको कैंसिल आउट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा बाय ईच सोडियम आयन, और उससे सोडियम मेटल बन जाएगा, सोडियम सॉलिड बन जाएगा। उसकी बाद क्लोराइड आयन जो है वो जाएंगे उस पे एनोड पे, और एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन क्लोरीन जो है एटम बनेगा, आपको पता है क्लोरीन डायटोमिक एलिमेंट है, तो हमारे लिए फर्ज है कि हम उसे Cl2 बनाएं। इसलिए मैंने सारी इक्वेशन को देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 chloride ion loses Cl2 2 electrons and form chlorine gas। तो सोडियम क्योंकि मेटालिक स्टेट में है इसलिए वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा प्लैटिनम की रॉड के ऊपर या कॉपर की रॉड के ऊपर या ग्रेफाइट की जो रॉड है उसके ऊपर सोडियम का शाइनी सिल्वरी मेटल की लेयर आना शुरू हो जाएगी। जबकि एनोड पे आपको बबल्स दिखाई देंगे मोल्टन के अंदर से, और उसके ऊपर से ग्रीनिश येलो गैस बाहर आती दिखाई देगी। वो ग्रीनिश येलो गैस जो है वो क्लोरीन की होगी, क्योंकि क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस बनाई है, और वो एनोड से निकलेगी। कैथोड के ऊपर जो है वो कॉपर सॉरी सोडियम जो है आयन डिस्चार्ज होंगे, और सोडियम मेटल जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। इस तरह होने से कुछ देर के बाद आपका जब सोडियम डिपॉजिट होता जाएगा तो कैथोड का साइज मोटा होता जाएगा, कैथोड का वजन बढ़ता जाएगा, उसका मैस इंक्रीज करेगा। उसके ऑपोजिट एनोड के ऊपर जो है, क्योंकि क्लोरीन गैस निकल रही थी, तो वो गैस अगर आप कलेक्ट नहीं करोगे, कलेक्शन जार ऊपर कहीं रखोगे, तो वो गैस हवा में आ जाएगी, और वो अच्छी बात नहीं है। आप उसको कलेक्ट करना चाहिए, और आप उसे इन्वर्टेड गैस जार से कलेक्ट करते जाएंगे, तो ग्रीनिश येलो गैस आपके गैस जार में कलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी भी मोल्टन को लोगे आयनिक कंपाउंड को, तो वो अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज कर जाएगा। लेड ब्रोमाइड लोगे तो लेड और ब्रोमीन बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप लिथियम फ्लोराइड लोगे तो लिथियम और फ्लोरीन बन जाएगा। तो अगर आप जो है वो से मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन लोगे तो उससे मैग्नीशियम और क्लोरीन बन जाएगी। तो अगर आप मैग्नीशियम आयन जो है उसके साथ कोई नेगेटिव आयन जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड ले लोगे तो मैग्नीशियम और सल्फर बन जाएगा। तो मोल्टन स्टेट का तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान होती है कि आपने जो भी मोल्टन स्टेट में लिया उसके पॉजिटिव आयन का मेटल जो है या जो भी पॉजिटिव आयन है उसका एलिमेंट बन जाएगा, ऐसे ही नेगेटिव आयन का भी एलिमेंट बन जाएगा। और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इसमें आपको जो है वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी आप मोल्टन लोगे उसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो अगर आप मोल्टन लेट से मोल्टन की फॉर्म में ले लेते हैं कॉपर क्लोराइड, मोल्टन कॉपर क्लोराइड से कौन से एलिमेंट्स पर निकलेंगे, कोई सजेस्ट करेगा आपसे? इफ यू हैव मोल्टन कॉपर 2 क्लोराइड एंड यू पास करंट थ्रू इट, तो मोल्टन कॉपर 2 क्लोराइड से कौन कौन से एलिमेंट्स निकलेंगे? एनी आंसर? एनीवन कैन आंसर? मोल्टन कॉपर 2 क्लोराइड से कौन से एलिमेंट्स निकलेंगे? कॉपर और क्लोरीन। Copper and chlorine will be obtained from molten copper 2 chloride। इस तरह अगर आप लोग अगर सपोज करें निकल क्लोराइड का है NiCl2, उससे जब आप करंट पास करोगे तो उससे कौन से एलिमेंट्स बनेंगे? जारी बात है निकल और क्लोरीन। तो निकल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर जो है वो गैस की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो ये तो मोल्टन का तो बहुत ही आसान काम होता है। मोल्टन में आप यू जस्ट पास करंट एंड यू विल ऑब्टेन वन एलिमेंट on one electrode and the other element on the other electrode depending on the charge। तो सिंपल सा रूल था इसके अंदर। इसके अगेंस्ट अगर आपके पास
एक्वस सोल्यूशन आ जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड आ जाए या कोई और एक्वस सोल्यूशन आ जाए, तो आपको पता है उसमें फिर आयनिक कंपाउंड के जो अपने आयन्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड था तो सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जब एक्वस लोगे तो पानी भी डालोगे, और पानी का पॉजिटिवली चार्ज आयन हाइड्रोजन आयन होता है और नेगेटिवली चार्ज आयन हाइड्रोक्साइड है, वो भी डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि आयन प्रेजेंट थे इसलिए वो भी डिसोसिएट होगा। प्योर वाटर डिसोसिएट्स टू अ वेरी 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 स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी डालेंगे तो सोडियम आयंस की वजह से वाटर के भी आयंस बन जाएंगे, वाटर की भी डिसोसिएशन हो जाएगी। तो अब होगा ये कि आपके पास देयर विल बी टू नेगेटिव आयंस एंड टू पॉजिटिव आयंस। जैसे सोडियम क्लोराइड एक्वस लिया तो उसमें सोडियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव आयन में आ जाए तो दो नेगेटिव आयन भी हैं, एक एक सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव हो गए, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव हो गए। अब पॉजिटिव आयन भी दो तरह के हैं, नेगेटिव आयन भी दो तरह के हैं। सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन टू पॉजिटिव आयंस, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर टू नेगेटिव आयंस। तो अब कौन डिस्चार्ज होगा? मोल्टन में तो दो किस्म के थे ही नहीं, एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन, एक ही किस्म के आयंस थे, लेकिन यहाँ दो किस्म के पॉजिटिव आयन है, दो ही किस्म के नेगेटिव आयन है। तो इसके लिए अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाना पड़ता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाकर तो फिर देखना पड़ता है कि पहले कौन डिस्चार्ज होगा। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, इसे हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कहते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द आयंस इन द रिएक्टिविटी सीरीज आप प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को जो है वो याद करते हैं। आपके पास सीरीज जो है वो पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम, और उसके फिर नीचे जो है आपके पास एल्यूमिनियम आयरन और जिंक, देन आपके पास टिन है, लेड है, हाइड्रोजन आयंस, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये सीरीज आपने याद की हुई है। प्लीज सेंड कैट्स मंकीज एंड ज़ीब्रास इन न्यू टाइडी लवली केजेस, मेक श्योर गुड पैडलॉक। तो इसके अंदर से आप सारे एलिमेंट्स की जो फर्स्ट वर्डिंग है उसके अल्फ़ाबेट्स उठाते जाएं, तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स निकलते आएंगे, और उन सिंबल से आप उन एलिमेंट्स को गैस कर सकते हैं कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो इस सीरीज का ये फायदा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम होती है, और जितनी रिएक्टिविटी कम होगी उसका डिस्चार्ज होना उतना ही ज़्यादा आसान भी होगा। द ग्रेटर द रिएक्टिविटी, लेसर ability to discharge, lesser the reactivity, greater ease of discharge। इसलिए हम जब भी ये देखना चाहते हैं कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे से ऊपर जाते हुए जो पहले आ जाएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन आयंस को देखें और उसके अंदर जिंक आयंस को देखें, या मैग्नीशियम आयंस को देखें, या सोडियम आयंस को देखें, तो हाइड्रोजन आयन उन सबसे नीचे है, इसलिए प्रेफरेबली हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव आयन की तरफ आ जाए तो उसमें भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें भी वही रूल है, ऊपर से नीचे आते हुए रिएक्टिविटी कम होती है। इसमें सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रेट तो हमने पहले भी स्टडी किया, अभी भी हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सबसे नीचे फिर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आ जाता है। तो अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड है और क्लोराइड आयन भी है, तो हाइड्रोक्साइड की कोशिश होगी कि वो पहले डिस्चार्ज हो जाए। इसमें सिर्फ एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है कि अगर क्लोराइड आयन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, यानी कॉन्सेंट्रेटेड NaCl से आपने करंट पास किया था, तो क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और आपका जो एनोड है वो ओवर पॉपुलेटेड होता है, ओवर क्राउडेड होता है विद द नेगेटिव आयंस सच एज क्लोराइड आयन। एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर वेरी स्मॉल इन नंबर। तो जब वो वापस वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं एनोड पे, तो ड्यू टू ओवर क्राउडिंग आपका जो एनोड है वो क्लोराइड आयन से भरा हुआ होता है। हाइड्रोक्साइड आयन जाके वहाँ फ्लश करता है, रास्ता उसको रास्ता भी नहीं मिलता, और उसके लिए डिस्चार्ज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अगर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, अगर क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा तो क्लोरीन गैस निकलेगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने याद की हुई है, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो इसके बगैर आप तो A1 के जो ये क्वेश्चन थे A2 के रादर तो A लेवल 2 के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे विदाउट नोइंग द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में फिर आपको मोल्टन में तो नहीं जरूरत होती, लेकिन एक्वस में होती है।
और फिर आप उससे अंदाज़ा लगाते हैं तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा और कौन बाद में डिस्चार्ज होगा। ठीक है जी, तो आई एम स्टॉपिंग दिस क्लास हेयर एंड आई विल बी सेंडिंग यू अनदर joining in request in a couple of minutes.